गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में बच्चों अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मृदा परिच्छेदिका। आज की क्लास का टॉपिक जो अपना है वो है बच्चों मृदा परिच्छेदिका। देखो बच्चों, मृदा परिच्छेदिका क्या होती है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो बच्चों, मृदा जो होती है, सॉइल जो होती है, वो आपके पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली परत है और ऊपर वाली जो परत है उसको आप पृष्ठ मृदा के नाम से जानते हैं, नीचे वाली को अवमृदा के नाम से जानते हैं। मृदा के ऊपर की सतह से लेके मृदा का जो केंद्र है वहां तक मृदा पाई जाती है। अब ये जो मृदा होती है, जैसी मृदा आपके ऊपर है अर्थात पृथ्वी की सबसे ऊपर की सतह पर मृदा का जो संगठन है वैसा का वैसा संगठन नीचे भी नहीं पाया जाता है। अर्थात मृदा की जो संगठन होता है वो पूरी पृथ्वी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सभी जगह पे समान संगठन नहीं पाया जाता है। जैसे बच्चों यदि हम बात करें यहाँ, तो अगर हम ये माने कि आपके पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली सतह है जिसको आप पृष्ठ मृदा के नाम से जानते हैं, जिसको अपन पृष्ठ मृदा बोलते हैं। अब इस पृष्ठ मृदा के नीचे तक अपन जाएंगे तो मृदा ही है। इस मृदा के अंदर यहाँ पे जो संगठन होगा वो अलग प्रकार की मृदा का संगठन होगा। जैसे यदि हम बात करें तो यहाँ अलग प्रकार की मृदा होगा, उसके अंदर कई प्रकार के जो रसायन होंगे, खनिज पदार्थ जो होंगे वो अलग प्रकार के होंगे। थोड़ी गहराई में जाने पर उसमें अलग प्रकार के खनिज पदार्थ अपने को देखने को मिलेंगे। मृदा के जो कण होंगे वो थोड़े अलग प्रकार के होंगे। उससे नीचे जाने पर और भी अपने को अलग प्रकार के कण दिखाई देंगे। इस प्रकार से देखो बच्चों, यदि हम बात करें तो जैसे जैसे अपन गहराई में जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, मृदा का जो संगठन होता है वो परिवर्तित होता जाता है। अब ये जो मृदा का संगठन परिवर्तित होता है, इस संदर्भ में यदि हम बात करें यहाँ तो ये अलग अलग स्तर यहाँ पे बन जाते हैं। जैसे यदि हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कि ये अपनी पृथ्वी का एक नामांकित डायग्राम है जिसके अंदर ये विभिन्न आकार के आपके चट्टानों के कण हैं, मृदा के कण हैं, विभिन्न प्रकार के कण उपस्थित हैं। अब देखो बच्चों, यदि आप यहाँ पे एक सेक्शन काटते हैं अर्थात अपन में से माने यहाँ एक गहरा गड्ढा खोदते हैं और गहरा गड्ढा खोद के अपन देखते हैं कि ये गड्ढा अपन ने यहाँ पे मृदा के अंदर, मिट्टी में, पृथ्वी के अंदर खोद दिया है। अब इसके पार्श्व भाग का यदि हम अवलोकन करें तो आपको पता लगेगा, इस सतह के यदि हम अवलोकन करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक अलग प्रकार के मृदा का संगठन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक अलग प्रकार की मृदा का संगठन है, और ये जो आपके संगठन है वो अलग प्रकार की मृदा का संगठन है। हम पृथ्वी के अंदर काफ़ी गहराई तक गड्ढा खोद भी नहीं सकते हैं, लेकिन यदि अवलोकन करें तो उसके नीचे जो मृदा होगी वो अलग प्रकार की संगठन वाली होगी। इस प्रकार से हम मृदा परिच्छेदिका की बात करें तो उससे पहले अपन बात करते हैं सन स्तरों की। अब ये सन स्तर क्या होते हैं, ये बच्चों मृदा की जगह हम गड्ढा खोदते हैं किसी जगह पे तो मृदा के संगठन में आपको उसकी रासायनिक संगठन में विभिन्न स्तर दिखाई देते हैं। ये जो स्तर होते हैं इन स्तरों को अपन क्या बोलते हैं, सन स्तर बोलते हैं। यदि पृथ्वी में हम ऊर्ध्वाधर गड्ढा खोदें, जैसे यहाँ अपन ने खोदा है, तो अपन देखते हैं कि जैसे जैसे गहराई में जाएंगे मृदा के अलग अलग संगठन होगा। ये अलग अलग संगठन की जो परतें होती हैं इन परतों को अपन बोलते हैं क्या, सन स्तर। मृदा के अंदर अर्थात पृथ्वी के अंदर यदि हम एक ऊर्ध्वाधर गड्ढा खोदते हैं तो उस दौरान उसमें अलग अलग रासायनिक संगठन की मृदाओं की परतें दिखाई देती हैं। इन परतों को हम सन स्तर कहते हैं और ये जो परतें होती हैं वही सम्मिलित रूप से मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि मृदा परिच्छेदिका क्या होती है। इसको अपन नोट कर लेते हैं डेफिनेशन को। पहले इसको साफ करते हैं और फिर अपन नोट करते हैं कि मृदा परिच्छेदिका वास्तव में होती क्या है। तो देखो बच्चों,
पृथ्वी की सतह से अर्थात धरातल से ऊर्ध्वाधर गहरा गड्ढा खोदने पर मृदा की विभिन्न संगठन वाली परतें प्राप्त होती हैं। मृदा की विभिन्न संगठन वाली परतें प्राप्त होती हैं जिन्हें संस्तर कहा जाता है। देखो बच्चों, जब अपन पृथ्वी की ऊपर वाली सतह है जो धरातल है वहां से यदि गहरा गड्ढा खोदते हैं तो विभिन्न रासायनिक संगठन वाली अपने को परतें दिखाई देती हैं। इन परतों को अपन क्या बोलते हैं? इन परतों को संस्तर कहते हैं। ये संस्तर ही सम्मिलित रूप से मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। देखो बच्चों, अभी अपन ने बात की कि ये जो संस्तर होते हैं ये विभिन्न संस्तर होते हैं, विभिन्न परतें होती हैं और इन परतों को ही अपन क्या बोलते हैं? मृदा परिच्छेदिका। अर्थात आपके जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है, एलएस जो होता है, वो ही एक तरीके से पृथ्वी का जो एलएस है वही क्या है? मृदा परिच्छेदिका है। कि संदर्भ में मृदा के रासायनिक संदर्भ में जो पृथ्वी का एलएस है, लॉन्गिट्यूडनल जो सेक्शन होगा, वही आपके क्या कहलाएगा? मृदा परिच्छेदिका कहलाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो मृदा परिच्छेदिका होती हैं उसके अंदर कितनी संस्तरें पाई जाती हैं। तो मृदा परिच्छेदिका के अंदर कई प्रकार की कई परतें होती हैं, लेकिन हम उन परतों को या उन संस्तरों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांट सकते हैं। तो अपन यहाँ देखते हैं मृदा परिच्छेदिका में मुख्य रूप से 5 संस्तरें होती हैं। ये 5 संस्तरें मुख्य रूप से होती हैं। आगे ये 5 जो संस्तरें होती हैं वो अलग अलग उप संस्तरों में बटी होती हैं। इनका बात अपन तब करेंगे जब इन संस्तरों की बात करेंगे। तो अपन यहाँ नोट कर लेते हैं कि ये संस्तरें उप संस्तरों में बटी होती हैं। ये संस्तरें क्या होती है? उप संस्तरों में बटी होती हैं, जिनको अपन जब पढ़ेंगे इन संस्तरों के बारे में तो उसके बारे में वहां से जानकारी लेंगे उस समय। अभी यहां देखते हैं अपन ये संस्तर या इन संस्तरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये जो संस्तर होती हैं बच्चों, उनको आपके अंग्रेजी जो वर्णमाला है उस अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब ये कौन कौन से होती हैं? ये आपके होती हैं ये संस्तरें O, A, B, C व R
होती है। इनको अपन 5 भागों में बांटते हैं और ये जो 5 प्रकार हैं वो है बच्चों आपके O, A, B, C व R होती है। अब बच्चों अपन बात करते हैं इन संस्तरों के रासायनिक संगठन के बारे में। एक एक करके इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि जो O संस्तर होती है वो क्या होती है, B संस्तर के अंदर किस प्रकार के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, C जो संस्तर है वो किस प्रकार की होगी और किस प्रकार के रासायनिक पदार्थ इसमें पाए जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं O संस्तर। सबसे पहली परत है आपके O संस्तर। देखो बच्चों ये जो O संस्तर है ये मृदा की सबसे ऊपर की परत होती है। ये मृदा की कैसी होती है, ये मृदा की सबसे ऊपर की परत होती है। ऊपर की परत होती है तो आपको पता है इसके अंदर सामान्यतः जो ह्यूमस होता है, मृदा जीवांश पदार्थ होता है, उनकी अधिक मात्रा पाई जाती है। ह्यूमस की उपस्थिति के कारण ही ये जो परत होती है वो गहरे भूरे रंग की होती है। सामान्यतः यदि हम बात करें तो कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं, चाहे वो जीवित अवस्था में हो या मृत अवस्था में, वो दोनों ही प्रकार के सूक्ष्म जीव इसी संस्तर में पाए जाते हैं। पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं या जो पेड़ पौधे स्थिर अवस्था में जहाँ पे रहते हैं वो आपकी O संस्तर ही होती हैं। इस संस्तर को आगे अपन 2 भागों में बांटते हैं। पहली जो परत होती है उसको उप परत को O1 और दूसरे वाली उप परत को O2 कहा जाता है। तो अपन पहले इसके कुछ बिंदु अपन यहाँ नोट करते हैं, फिर आगे देखते हैं। ये है मृदा की सबसे ऊपर की परत होती है। देखो बच्चों ये जो संस्तर है ये मृदा की सबसे ऊपर की परत होती है। इसमें कार्बनिक पदार्थों की बहुलता होती है, अर्थात इसके अंदर बच्चों कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो इसमें जीवित व मृत दोनों ही सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। देखो बच्चों विभिन्न प्रकार की जो सूक्ष्म जीव हैं, जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले राइजोबियम है, तो वो जीवित अवस्था में भी इसी परत में रहता है और जब उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मृत हो जाता है, तो भी उसी परत के अंदर रहता है। होता क्या है कि जब वो मृत हो जाता है तो उसके बाद उसके अपघटन की प्रक्रिया होती है और उस अपघटन की प्रक्रिया की संपूर्ण जो क्रियाविधि होती है, संपूर्ण जो प्रक्रिया होती है उसी परत में संपादित होती है, जिससे आपके जटिल कार्बनिक पदार्थ से सरल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हो जाता है। तो आपके जीवित और जो मृत दोनों ही सूक्ष्म जीव इसके अंदर पाए जाते हैं। पेड़ पौधों की अगर हम बात करें तो पेड़ पौधों की जड़ें भी इसी संस्तर में, पेड़ पौधों की जड़ें भी इसी संस्तर में पाई जाती हैं। देखो बच्चों इसमें कार्बनिक पदार्थों के साथ साथ अकार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें भी इसके अंदर पाई जाती हैं। मुख्य रूप से जल जो होता है वो जड़ों के माध्यम से पादप को इसी संस्तर के माध्यम से मिलता है। आगे अपन देखते हैं कि इसमें कार्बनिक व अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं। ये 2 परतों में या ये 2 उप परतों में या उप संस्तरों में, ये 2 उप संस्तरों में बटी होती है। रासायनिक संगठन के आधार पे हम इस संस्तर को 2 उप परतों के अंदर बांट सकते हैं। ऊपर वाली ये जो परत है
जो ओ सनिस्तर है वो सबसे ऊपर वाली परत है, जिसके अंदर कार्बनिक अकार्बनिक दोनों पदार्थ होते हैं, लेकिन बहुलता के रूप में इसके अंदर कार्बनिक पदार्थों की अधिकता रहती है। सूक्ष्म जीव इसमें पाए जाते हैं, पेड़ पौधों की जड़ें भी इसके अंदर रहती हैं, और कार्बनिक के साथ अकार्बनिक पदार्थ भी यहाँ पाए जाते हैं। अकार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति के आधार पे, या हम ये कहें कि इसके कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों ही पदार्थों की उपस्थिति के आधार पे ये दो प्रकार की होती हैं। पहली जो उपप्रस्थ होती हैं, जो उपसंस्तर होती हैं, उसको बोलते हैं बच्चों ओवन उपसंस्तर। ओवन उपसंस्तर की अगर हम बात करें तो ये जो मृदा है उसकी सबसे ऊपर की परत होती है, जिसके अंदर कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है। और कार्बनिक पदार्थ के अंदर भी इसमें जो अअवगठित कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो पदार्थ ज़्यादा पाए जाते हैं, और सामान्यतः इन कार्बनिक पदार्थों को हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। जो अनअवगठित, जो अवगठित नहीं हुए हैं, ऐसे कार्बनिक पदार्थ आपके ओवन उपसंस्तर में पाए जाते हैं, जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो इसमें अपन लिखते हैं इस परत में मृदा में अनअवगठित कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा पाए जाते हैं। इस परत के अंदर बच्चों अनअवगठित कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा पाए जाते हैं, जिन्हें हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। इन पदार्थों को हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। दूसरे वाली जो आपकी परत है बच्चों, उसका नाम है O2 उपसंस्तर। दूसरे वाले परत को बच्चों अपन O2 उपसंस्तर बोलते हैं। और इसके अंदर आपके अवगठित क्या पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके अवगठन के बाद जो सरल प्रकार के कार्बनिक पदार्थ बन जाते हैं वो इस परत के अंदर पाए जाते हैं। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, इसमें अवगठित कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसके अंदर बच्चों आपके कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, इसमें आपके अवगठित कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। और ये जो परत होती है उसमें हुमस का निर्माण होने से ये परत आपके गहरे भूरे रंग की दिखाई देने लगती है। गहरे भूरे रंग की दिखाई देने का कारण यही है कि उसमें कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा होती है वो कैसी हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। आगे हम बात करते हैं कि जो आपके ये परत है कौन सी, ओ जो सनिस्तर है आपके, उस ओ सनिस्तर की अगर हम मृदा परिच्छेदिका का डायग्राम बनाते हैं तो उसमें किस जगह पे इसको अंकित करते हैं उसको अपन यहाँ थोड़ा सा रफली डायग्राम बना के देख लेते हैं। यह आपके बच्चों मृदा परिच्छेदिका जो है उसका मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये आपके मृदा परिच्छेदिका जो है उसके उसका ये डायग्राम है।
ये आपके सबसे ऊपर वाली जो परत है वो कौन सी है? ओसन स्तर है। इसको अपन बाद में अंकित करेंगे, पहले अपन लिख रहे हैं ओसन स्तर। और ये ओजोन स्तर है उसका ये ऊपर वाला O1 हिस्सा है और ये नीचे वाला कौन सा है? O2 हिस्सा है। अब आगे बात करते हैं बच्चों अपन, जो आपके ओसन स्तर हो गई, उसके बाद दूसरे प्रकार के संयुक्त स्तर की अगर हम बात करते हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। पहले वाली जो संयुक्त स्तर है वो ओसन स्तर है, इसके बारे में अपन ने यहाँ चर्चा कर ली है। आगे देखते हैं दूसरी परत की दूसरे संयुक्त स्तर के बारे में, तो वो है बच्चों आपके ए संयुक्त स्तर। देखो बच्चों, ये जो असंयुक्त स्तर होती है यह आपके ओसंयुक्त स्तर की नीचे वाली परत होती है। ए जो संयुक्त स्तर होती है उसके अंदर आपके सामान्यतः पहली ऐसी परत है जिसमें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इससे ऊपर वाली जो परत थी उसमें खनिज पदार्थों की मात्रा नहीं थी, मतलब ओ संयुक्त स्तर में आपके खनिज पदार्थों की मात्रा नहीं पाई जाती है। ए संयुक्त स्तर में आपके किसकी मात्रा पाई जाती है? खनिजों की मात्रा पाई जाती है। खनिजों की मात्रा के साथ यदि हम बात करें तो यहाँ पे इसकी जो असंयुक्त स्तर है उसको 3 उपसंयुक्त स्तरों में बांटा गया है। एक है A1, दूसरी A2 और तीसरी है A3। A1 संयुक्त स्तर की अगर हम बात करें तो A1 संयुक्त स्तर के अंदर आपके वे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जो छोटे आकार के होते हैं, छोटे कणों वाले होते हैं और सामान्यतः मृदुल प्रकृति के होते हैं, वो A1 संयुक्त स्तर में पाए जाते हैं। A2 जो संयुक्त स्तर होती है बच्चों, वो A2 संयुक्त स्तर आपके सामान्यतः ऐसी संयुक्त स्तर होती है जिसके अंदर जो आपके आयरन होता है, इसके अलावा सिलिका जो होती है और अन्य जो ऑक्साइड होते हैं, ये अपघटित होने के बाद क्या होते हैं? नीचे के संयुक्त स्तर में चले जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जो कोर्टज खनिज पदार्थ होता है उसकी मात्रा A2 जो उप संयुक्त स्तर है उसमें बढ़ जाती है। और A3 जो संयुक्त स्तर होती है उस A3 संयुक्त स्तर के अंदर आपके सामान्यतः अनअपघटित जो पदार्थ होते हैं उसकी मात्रा होती है। जो कम मात्रा में अपघटित होते हैं उसकी परिवर्तनशील आपके सामान्यतः संगठन देखने को मिलता है A3 संयुक्त स्तर का। तो अपन ने जो चर्चा की है उसको अपन एक एक करके नोट करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो बच्चों ये है प्रथम खनिज पदार्थों युक्त संयुक्त स्तर है। ये जो संयुक्त स्तर है बच्चों वो आपके प्रथम खनिज पदार्थ युक्त संयुक्त स्तर है जिसमें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है बच्चों? खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसको निम्न 3 उपसंयुक्त स्तरों में बांटा गया है। इसको निम्न 3 उपसंयुक्त स्तरों के अंदर बांटा गया है। पहले संयुक्त स्तर की यदि हम यहाँ बात करते हैं तो वो है बच्चों आपके A1 उपसंयुक्त स्तर। A1 जो उपसंयुक्त स्तर होती है उसके अंदर बच्चों आपके सामान्यतः कार्बनिक पदार्थों के साथ सरल प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थों के साथ सरल खनिज पाए जाते हैं। पहले वाली जो परत होती है उसमें कार्बनिक पदार्थों के साथ खनिज सरल प्रकार के जो खनिज होते हैं वो पाए जाते हैं और इसका रंग गहरा भूरा होता है। और ये गहरा भूरा होने का कारण उसमें ह्यूमस की उपस्थिति अर्थात कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति के कारण ही ऐसा होता है। दूसरे परत की यदि हम बात करें तो यहाँ लिखते हैं A2 उपसंयुक्त स्तर। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है कि आपके इसमें आयरन, एल्यूमिनियम, सिलिका के ऑक्साइड
निक्षालित होकर नीचे चले जाते हैं, अर्थात इस परत में आपके जो आयरन खनिज होता है, एल्यूमिनियम होता है, सिलिका के जो ऑक्साइड होते हैं, ये निक्षालित होते हैं। निक्षालित का मतलब नीचे जाकर जमा हो जाते हैं, इस परत में नहीं रहते हैं। नीचे जाकर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं या नीचे चले जाते हैं, जिस कारण इसके अंदर बच्चों, जिसके कारण इसमें क्वार्टज खनिज की मात्रा बढ़ जाती है। देखो बच्चों, इस संस्तर में क्या होता है, आपके जो आयरन है, एल्यूमिनियम है, सिलिका के जो ऑक्साइड हैं, ये निक्षालित होकर नीचे चले जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप क्वार्टज खनिज की क्या बढ़ जाएगी, मात्रा बढ़ जाएगी। तीसरे वाली जो परत है उसकी अपन यहाँ चर्चा करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं A3 उपसंस्तर। A3 उपसंस्तर की अगर हम बात करें तो बच्चों इसके अंदर इसमें परिवर्तनशील संगठन पाया जाता है। परिवर्तनशील संगठन पाया जाता है, अर्थात इसका जो संगठन होता है वो स्थिर नहीं होता है। उसके अंदर कौन से खनिज की मात्रा अधिक होगी, ये कम होगी, अलग अलग जगहों पर अलग अलग संगठन पाया जाता है इसका, इसलिए हम इसको परिवर्तनशील संगठन बोल सकते हैं। सामान्यतः ये जो परत होती है ये आपके इसकी सबसे नीचे की तीसरी परत होती है। इनको यदि हम यहाँ अंकित करना चाहें दूसरी वाली परत को, तो देखो बच्चों यहाँ अपन अंकित करते हैं, ये A1 उपसंस्तर हो गई आपके। अब अपन यहां अंकित करते हैं ये आपके ऐसा स्तर है जिसमें ऊपर वाली A1 परत है, नीचे वाली जो परत है वो O2 है, उपसंस्तर है, और उसके बाद नीचे वाली A3 संस्तर है, जिसकी जो संगठन है वो आपके स्थिर नहीं पाया जाता है। इस नीचे वाली परत का संस्तर स्थिर नहीं होता है। इसके अंदर बच्चों कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं कुछ मात्रा में। कौन सी में, A1 में। A1 जो आपके उपरत होती है उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चों, ये कौन सी हो गई, A संस्तर। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये A संस्तर हो गई। अगर हम बात करें तो ये आपके A1, ये A2 और ये लास्ट वाली A3 उपसंस्तर हो गई है। आगे अपन चर्चा करते हैं तीसरे प्रकार की संस्तर की। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। देखो बच्चों, तीसरी जो संस्तर है उसका नाम है B संस्तर। इस संस्तर की यदि हम बात करें तो इसके अंदर खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, और इसमें वो खनिज पदार्थ होते हैं वो सामान्यतः बड़े आकार के खनिज पदार्थ होते हैं जो अपन A परत में से निक्षालित होकर नीचे आ गए थे। तो इसमें अपन लिखते हैं बच्चों, ये मुख्य खनिज पदार्थ युक्त संस्तर है। इसको निम्न 3 संस्तरों में बांटा गया है। इसको कितने संस्तरों में बांटा गया है, 3 उपसंस्तरों में बांटा गया है। पहली संस्तर की यदि हम बात करते हैं तो बच्चों वो है आपके, पहली जो संस्तर है वो है बच्चों आपके कौन सी, B1 उपसंस्तर। ये आपके बच्चों सेम A1 संस्तर के समान होती है। ये A3 संस्तर, A3 उपसंस्तर के समान होती है।
अर्थात इसका रासायनिक संगठन भी कैसा होता है, परिवर्तनशील होता है। ये जो B1 संयंत्र है वो A3 उप संयंत्र के समान होती है। दूसरी जो इसकी परत है बच्चों वो है आपके B2 उप संयंत्र। B2 उप संयंत्र जो होती है बच्चों, इसके अंदर आपके एल्यूमिनियम आयरन सिलिका के ऑक्साइड पाए जाते हैं। अर्थात जो आपके B2 संयंत्र होती है वो एल्यूमिनियम आयरन सिलिका के ऑक्साइड पाए जाते हैं। सामान्यतः सभी खनिज इसी परत में होते हैं, इसी परत में पाए जाते हैं। जो खनिजों की अगर हम बात करते हैं तो आपके जितने भी खनिज है वो इसी परत के अंदर पाए जाते हैं। तीसरे परत की यदि हम यहाँ बात करते हैं तो वो है आपके बच्चों B3 उप संयंत्र। B3 जो उप संयंत्र है बच्चों, उस संयंत्र की यदि हम चर्चा करें तो इसके अंदर सामान्यतः B3 जो उप संयंत्र होती है उसमें अनअपगठित सामान्यतः क्या पाए जाते हैं, पदार्थ। इसमें अनअपगठित खनिज पाए जाते हैं। इसके अंदर अपगठित नहीं होने वाले खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जो ठोस अवस्था में होते हैं, तीसरे वाले परत की अगर हम बात करें तो वो कौन सी है, B3 उप संयंत्र। इसको अगर हम यहाँ डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित करना चाहें तो देखो यहाँ कर सकते हैं अपन इस प्रकार से। यह आपके A1 परत है जिसके अंदर सामान्यतः नीचे की तरफ दूसरे वाली B2 परत है, और उसके नीचे की अगर हम बात करें तो उसके नीचे आपके कौन सी आ गई, A3 परत, जिसके कण थोड़े से मोटे होंगे क्योंकि वो अनअपगठित आकार के होंगे, इसलिए इसके जो कण होंगे वो थोड़े मोटे आकार के होंगे। ये हो गई बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके B संयंत्र। ये B संयंत्र है और इस B संयंत्र में आपके ये ऊपर वाला है B1, फिर है B2 और नीचे वाली B3 उप संयंत्र है। इसके अंदर सामान्यतः ऊपर वाले जो पदार्थ हैं उसका भी कुछ पार्टिकल, कुछ हिस्सा पाया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, फिर अपन आगे तीसरे परत की अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो तीसरी परत है जिसको C परत संयंत्र के रूप से जाना जाता है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो भी एक अनअपगठनीय प्रकृति की क्या होती है, परत होती है। वो कैसी होती है बच्चों, अनअपगठनीय परत। चौथी परत है बच्चों अपने C संयंत्र। ये एक अनअपगठित खनिजों की परत होती है। ये एक अनअपगठित खनिजों की क्या होती है, परत होती है, जिसमें एक ही उप संयंत्र होती है। अर्थात इसके अंदर अन्य कोई उप संयंत्र नहीं होती है, केवल यही संयंत्र पाई जाती है, और इसमें क्या होते हैं, अनअपगठित प्रकृति के जो खनिज पदार्थ होते हैं वो पाए जाते हैं। इसको यदि हम प्रदर्शित करना चाहें तो इस प्रकार से यहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं। ये आ गई बच्चों आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक C संयंत्र। ये C संयंत्र हो गई, इसकी पूरी ही C संयंत्र है। अगर हम यहाँ बात करते हैं उसके आगे की संयंत्र की तो लास्ट वाली संयंत्र है R संयंत्र। R संयंत्र की बच्चों बात करते हैं तो एक जटिल आपके खनिज पदार्थ होते हैं, ठोस अवस्था में खनिज पदार्थ होते हैं जो पृथ्वी के क्रोड़ तक अर्थात केंद्र तक जमा होते हैं। ये काफ़ी गहराई तक होते हैं और ये कठोर और ठोस युक्त पदार्थ होते हैं जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः नहीं देखने को मिलता है। तो इसमें लिख देते हैं बच्चों अपन, ये सबसे अंतिम संयंत्र होती है
संस्तर होती है जिसमें कठोर खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। कठोर खनिज पदार्थ बच्चों इसके अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये पृथ्वी के आंतरिक क्रोड तक होती है, जो पृथ्वी के ठोस भाग का निर्माण करती है। यह पृथ्वी के ठोस भाग का निर्माण करती है और सबसे आखिरी की परत होती है। इस प्रकार से बच्चों अपन ने इन सभी मृदा परिच्छेदिका की संस्तरों के बारे में जानकारी कर ली है। यहाँ अंतिम परत का डायग्राम भी अपन बना लेते हैं। तो देखो बच्चों, इसके अंदर ऐसे क्या पाए जाएंगे, विभिन्न प्रकार के क्या होंगी, परतें होंगी, जिसके अंदर क्या होगा, आपके 8 संस्तर उपस्थित होती है। ये सबसे नीचे की कौन सी है, आर संस्तर है बच्चों, ये है आर संस्तर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए कि ये आपके जो मृदा परिच्छेदिका है उसका डायग्राम है, और उसी के साथ जो मृदा संस्तर हैं उसके क्या है, अंतिम चरण है। अपन इसको साफ कर लेते हैं और यहाँ दोबारा से थोड़ा सा नाम लिख लेते हैं एक बार समझने के लिए कि ये कौन सी परत है। मृदा परिच्छेदिका के अंदर हम बात करें तो ये है आपके बच्चों ओ संस्तर। ये ओ संस्तर है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये है बच्चों ए संस्तर, ये ए संस्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। उसके बाद है बी संस्तर, ये बी संस्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और ये सी संस्तर ये है आपके, और ये लास्ट वाली जो है वो आपके आर संस्तर को प्रदर्शित करती है। तो ये मृदा परिच्छेदिका का डायग्राम है, जिसे आप क्या कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। उसके बाद अगली क्लास में अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।